नमस्कार। मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य ईएफएम राजकीय महाविद्यालय 12। आज हम पढ़ेंगे भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना एवं उद्देश्य। भारत में प्राचीन समय से बैंकिंग व्यवसाय देसी बैंकरों, साहूकारों, महाजनों इत्यादि के माध्यम से संचालित था, किंतु ब्रिटिश शासन के साथ साथ इसकी कार्य पद्धति अनुपयोगी सिद्ध होने लगी और इसका प्रमुख कारण देसी बैंकरों को अंग्रेजी भाषा के ज्ञान का अभाव तथा ब्रिटिश बैंकिंग प्रणाली की अज्ञानता था। इसके फलस्वरूप देश में आधुनिक बैंकिंग का विकास आरंभ हुआ। देश में आधुनिक बैंकिंग का प्रादुर्भाव 18वीं शताब्दी में एजेंसी गृहों की स्थापना से माना जाता है। एजेंसी गृहों की स्थापना का प्रमुख कारण ब्रिटिश व्यवसायी वर्ग को स्थानीय देसी बैंकर से की भाषा तथा कार्य प्रणाली की अज्ञानता था और देसी बैंकर स्वयं भी विदेशी व्यापार के प्रदत्त की जाने वाली वित्तीय सहायता के विषय एवं प्रतिक्रियाओं से अपरिचित थे। वास्तव में देश में आधुनिक बैंकिंग का विकास में एजेंसी गृहों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये ग्रह असीमित दायित्व के सिद्धांत पर आधारित थे तथा विदेशी व्यापार को भी वित्त प्रदान करते थे। एजेंसी गृहों में प्रबंध व नियंत्रण अव्यवस्थित था। इनमें सट्टे इत्यादि की प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगी थी और 19वीं शताब्दी के आरंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्य संबंधी एकाधिकारों के समाप्त हो जाने के कारण एजेंसी गृह असफल होने लगे। तब तत्कालीन सरकार ने बैंकिंग व्यवसाय में सुधार हेतु कुछ सरकारी व राज समर्थक बैंकों की स्थापना का निश्चय किया और सर्वप्रथम सन 1806 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना की। इसके पश्चात सन 1840 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बम्बई तथा 1843 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई और इनकी स्थापना मिश्रित पूंजी वाले बैंक के रूप में हुई थी तथा इसके अंशधारी अधिकांशतः विदेशी थे और इन बैंकों में सरकार का भी हिस्सा था तथा इनके प्रबंध व्यवस्थाओं पर सरकार का नियंत्रण भी था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। प्रेसिडेंसी बैंक की कार्यप्रणाली में कई दोष विद्यमान थे, किंतु फिर भी इसका भारतीय बैंकिंग में उल्लेखनीय स्थान था। प्रथम विश्व युद्ध के समय देश में बैंकिंग विकास की स्थिति अधिक गंभीर थी। बैंक असफलता की ओर उन्मुख होने लगे और इस सतत असफलता के क्रम को नियंत्रित करने तो कमज़ोर बैंकों को एकीकृत कर सुदृढ़ बैंक स्थापित किए जाने लगे। इस प्रक्रिया के अंतर्गत तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों बम्बई, कलकत्ता व मद्रास को एकीकृत कर सन 1921 में इंपीरियल बैंक अधिनियम 1920 के अधीन इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और इसमें अधिकृत पूंजी 11.25 करोड़ रुपए थी, जो 500 रुपये के 2.5 लाख अंशों में विभक्त थी। क्षेत्रीय अभिरुचि तथा बैंकिंग स्वतंत्रता के बनाए रखने के लिए बैंकों ने अपने स्थानीय कार्यालयों बम्बई, कलकत्ता व मद्रास में अलग अलग स्थानीय मंडल गठित किए और ये स्थानीय मंडल उन अंशधारियों द्वारा गठित किए गए जिनका नाम बम्बई, कलकत्ता और मद्रास कार्यालय में अंकित था। इन मंडलों का मुख्य नियंत्रण केंद्रीय मंडल के पास हो रहा था, लेकिन इसमें कार्यकारी अधिकारी, कोषाध्यक्ष व सचिव होते थे जो अपनी अपनी निकायों को प्रशासित करते थे। केंद्रीय मंडल के कार्यों उपनियमों द्वारा निर्धारित होते थे। यह सामान्य नीति संबंधी कार्य को ही करता था। बैंक का वास्तविक कार्य प्रबंधकीय निदेशक तथा उप प्रशासक निदेशक द्वारा संचालित किया जाता था, जो केंद्रीय मंडलों में 5 वर्ष के लिए चुने जाते थे और इनकी अवधि में वृद्धि भी संभव थी। स्थानीय मंडल के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, कार्यकारी निदेशक, उप प्रबंधकीय निदेशक 2 व्यक्ति अधिकतम गवर्नर जनरल के द्वारा 1 वर्ष के लिए मनोनीत किए जाते थे। इनका पुनर्मनोनयन संभव था।
प्रत्येक स्थानीय निकायों के सदस्यों में से एक व्यक्ति, स्थानीय संस्थाओं के सचिव, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत सरकारी अधिकारी, सभी निदेशकों का मताधिकार था। लेकिन उप प्रबंधकीय निदेशक, स्थानीय संस्थाओं के सचिव तथा मनोनीत सरकारी अधिकारी को सभाओं में मत प्रदान करने का अधिकार नहीं था, परंतु उप प्रबंध संचालक की अनुपस्थिति में मत प्रदान कर सकता था। प्रादेशिक ईर्ष्या से बचने हेतु केंद्रीय मंडल की कमी को किसी भी एक स्थान पर स्थापित नहीं किया गया, वरन इसकी सीमाएं या इसकी सभाएं नियमित अंतराल बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में आयोजित की जाती थी। सन 1935 तक केंद्रीय मंडल की संरचना इस प्रकार थी: गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत सदस्य, 1-2 प्रबंधकीय गवर्नर। दूसरा बिंदु है 4 अशासकीय गवर्नर जो भारतीय समुदाय की अभिरुचि की सामान्यतः प्रतिनिधित्व करते थे। 3 स्थानीय निकायों के लिए 3 सचिव, मुद्रा नियंत्रक जो कि भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता था। इन सदस्यों में से 3 निकायों के तीनों सचिव तथा मुद्रा नियंत्रक मंडल की सभाओं में से सम्मिलित हो सकते थे, पर इन्हें मत देने का अधिकार नहीं था। अंशधारियों द्वारा चुने हुए अंशधारियों द्वारा केवल स्थानीय मंडलों के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ही चुने जाते थे। इंपीरियल बैंक सन 1935 तक बैंकों का बैंक व सरकार के एकमेव बैंक के रूप में कार्यरत था और इसी कारण इस पर कुछ सरकारी नियंत्रण थे जो निम्न हैं। इंपीरियल बैंक के केंद्रीय संचालक में प्रबंधकीय गवर्नर, मुद्रा नियंत्रक, स्थानीय निकायों के सचिव व 4 गवर्नर सरकार नियुक्त करती थी। इसमें मुद्रा नियंत्रक को संगठन की नीति या सरकार की नीति पर विपरीत प्रभाव डालने वाले निर्णयों को निरस्त करने का अधिकार था। सरकार को बैंक के कोष व वित्तीय स्थिति के बारे में निर्देश जारी करने का अधिकार था। बैंकों के लिए आवश्यक था कि वह सरकार की आवश्यकता पड़ने पर किसी सौदे के संबंध में सूचना प्रदान करे, संपत्तियों और दायित्वों का विवरण प्रस्तुत करे। चौथा बिंदु है सरकार के बैंक खातों की जांच के लिए अधिकारी नियुक्त करें या अंकेक्षक नियुक्त करें। बैंक की शाख विस्तार पर भी प्रतिबंध था। यह नई शाखाएं सरकारी अनुमति के बिना नहीं खोल सकता था। सन 1935 में रिजर्व केंद्रीय बैंक के रूप में स्थापित हुआ। 1935 में रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक के रूप में स्थापित हुआ तथा इंपीरियल बैंक के उपयुक्त सभी प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए, क्योंकि अब इंपीरियल बैंक केंद्रीय बैंक से बैंक न रहकर मात्र शक्तिशाली व्यापारिक बैंक के रूप में ही कार्यरत था। इंपीरियल बैंक की कार्यप्रणाली। जब इंपीरियल बैंक स्थापित हुआ तो संपूर्ण देश विश्वव्यापी मंदी के कारण बैंकिंग संकट से ग्रस्त था। संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था खंडित तथा विभाजित थी। इस कारण 3 बड़े प्रेसिडेंसी बैंकों को एकीकृत कर इंपीरियल बैंक की स्थापना का लक्ष्य बैंकिंग व्यवसाय में समन्वय स्थापित कर विदेशी बैंकों में प्रतिस्पर्धा करना यानी इंपीरियल बैंक की स्थापना प्रोफेसर केंजने का सुझाव पर इस कल्पना के साथ की गई कि यह बाद में केंद्रीय बैंक के रूप में विकसित होगा। परंतु सन 1935 तक इंपीरियल बैंक देश के आर्थिक जीवन में 3 प्रकार से समाई हुई थी: केंद्रीय बैंक के रूप में, व्यापारिक बैंक के रूप में तथा सरकारी बैंक के रूप में। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या ग्रामीण शाख की है। भारतीय ग्रामीण का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। कृषि के लिए ऋण की आवश्यकता पड़ना स्वाभाविक है। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ ऋण के अभाव में कृषि का विकास अपरिहार्य है। भारतीय कृषकों को ऋण आवश्यकताओं के संबंध में सर एम.एल. डार्लिंग ने कहा, ऋण के बिना कृषि कार्य करना अटलांटिक महासागर के झंझावातों के विरुद्ध एक छोटी सी नाव द्वारा टक्कर झेलने की तरह सर्वथा असंभव है। भारत में खेत बहुत छोटे छोटे तथा बिखरे हुए हैं तथा प्रकृति का व्यवहार समुद्र की तरह कृषि भूमि पर भी उतना ही विनाशकारी हो सकता है। भारत के आर्थिक विकास ग्रामीण विकास में निहित होने के कारण तत्कालीन सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक
बैंकिंग सेवाओं का प्रदान करना था। इंपीरियल बैंक के सरकारी बैंक होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाने का संपूर्ण दायित्व भी इसी के ऊपर था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना से पूर्व इंपीरियल बैंक सरकारी बैंक होने के फलस्वरूप कोषों का संचालक था तथा वह सरकार की ओर से सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था भी करता था। देश के कई प्रमुख बैंक जिनमें विनिमय बैंक भी सम्मिलित थे, अपने कोष इसके पास जमा रखते थे। इसने समाज शोधन सुविधा के लिए कई समाज शोधन गृह भी स्थापित किए। यह बैंक सरकार के द्वारा नियंत्रित दर पर धन प्रेषण की सुविधा भी प्रदान करता था। सरकारी कोषागारों का धन प्रेषण निःशुल्क होता था, परंतु अन्य व्यक्तियों का धन प्रेषण शुल्क सहित शुल्क व्यक्ति के अनुसार 0.25% से लेकर 0.3% या 1/4 से 1/32 तक परिवर्तित हो सकता था। सन 1939 तक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1920 के अधीन सभी अधिकृत कार्य करता था, जिसमें प्रतिभूतियों के आधार पर अग्रिम देना, भारत में देय बिलों का आहरण बट्टा इत्यादि करना, जमाएं प्राप्त करना तथा नकद खाता संचालित करना, निरापद अभिरक्षा हेतु जवाहरात इत्यादि रखना तथा कमीशन पर एजेंट संबंधी कार्य भी सम्मिलित थे। और 1949 में ग्रामीण बैंक जांच समिति ने इंपीरियल बैंक की 3 अवस्थाओं पर असंतोष व्यक्त किया था। इस प्रकार इंपीरियल बैंक पर सरकारी नियंत्रण ढीला था। इंपीरियल बैंक पर कुछ प्रमुख व्यक्तियों का ही आधिपत्य था। इसमें भारतीयों का कोई स्थान नहीं था। अधिकांश उच्चाधिकारी विदेशी थे। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सुविधाएं पहुंचाने के लिए सरकारी साख संस्थाओं का विकास आवश्यक था और सहकारी संस्थाओं के पोषण के लिए शक्तिशाली संस्था की आवश्यकता अनुभव की गई। तत्कालीन समय में इंपीरियल बैंक एक शक्तिशाली व्यापारिक बैंक था, लेकिन ग्रामीण शाख में इसका योगदान नगण्य था। इस पर विदेशी व्यक्तियों का आधिपत्य था। इसको शाखा विस्तार नीति दोषपूर्ण थी। इस पर सरकारी नियंत्रण भी ढीला था। इस प्रकार इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के दोषों को दूर करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में शाख सुविधा पहुंचाने हेतु ग्रामीण शाख सर्वेक्षण समिति ने यह सुझाव प्रस्तुत किया कि देश में ग्रामीण शाख की व्यवस्था हेतु शक्तिशाली बैंक की स्थापना की जानी चाहिए, जो देश के ग्रामीण क्षेत्र में शाखाओं पर का जाल बिछाकर देहातों में बैंकिंग सुविधाओं का विकास करे तथा कृषि के लिए आवश्यक मात्रा में शाख की व्यवस्था करे। समिति का यह मत था कि इंपीरियल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में परिवर्तित हो और एक सुदृढ़ राष्ट्रीय संस्था का निर्माण करे। समिति का यह सोचना था कि इंपीरियल बैंक का ग्रामीण क्षेत्र में विस्तार बैंकिंग के विकास में अधिक सहायक होगा। मुख्य रूप से धन प्रेषण सुविधाओं में जो मुख्यतः रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की जाती थी। साथ ही समिति ने 10 सियासती बैंकों को इंपीरियल बैंक के साथ एकीकृत करने का सुझाव दिया ताकि वह नवनिर्मित स्टेट बैंक को समूह राष्ट्रीय नीतियों का पालन अधिक कुशलता से कर सके। इस प्रकार समिति ने स्टेट बैंक की स्थापना इस प्रकार की इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और 10 बड़े सियासी बैंक और 10 बड़े रियासती बैंक ऑफ इंडिया, जिनमें स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, द बैंक ऑफ राजस्थान, द बैंक ऑफ इंदौर, द बैंक ऑफ मैसूर, द बैंक ऑफ बड़ौदा, द हैदराबाद स्टेट बैंक, द ट्रावनकोर बैंक। कुछ अन्य छोटे छोटे रियासती बैंक जैसे सागली बैंक, द मणिपुर स्टेट बैंक, द बैंक ऑफ भागलखंड और द मयूरभंज स्टेट बैंक को एकीकृत कर किए जाने का सुझाव दिया। समिति के इस सुझाव को सरकार ने स्वीकार कर लिया तथा देश में बैंकिंग इतिहास में महत्वपूर्ण परिवर्तन जुलाई 1955 को हुआ तथा इंपीरियल बैंक अपने सहायक रियासती बैंकों के साथ स्टेट बैंक के रूप में परिवर्तित हो गया और देश के सबसे बड़े व्यापारिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना अखिल भारतीय ग्रामीण शाख सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1955 के अधीन इंपीरियल बैंक की संपत्तियों और दायित्वों के हस्तांतरण से हुई और भारतीय स्टेट बैंक अपनी विशिष्ट प्रगति के देश के व्यापारिक बैंकिंग गतिविधियों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सहायक बैंक। अखिल भारतीय ग्रामीण शाख सर्वेक्षण समिति ने अपने प्रतिवेदन में इंपीरियल बैंक तथा 10 रियासती बैंकों को एकीकृत कर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना को सुझाव दिया और जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक की संपत्तियों और दायित्वों को स्थानांतरित कर स्टेट बैंक स्थापित किया। किंतु
10 रियासती बैंकों का इसमें विलीनीकरण नहीं हो पाया, क्योंकि न तो रियासती बैंक स्वयं स्टेट बैंक में एकत्रित होना चाहते थे और न ही स्टेट बैंक उन्हें अपने साथ सम्मिलित करना चाहता था। रियासती बैंकों को स्टेट बैंक में संचालित किया जाना एक कठिन कार्य था, क्योंकि ऐसा करने पर कई कठिनाइयाँ उत्पन्न होती थी, जैसे कर्मचारियों के वेतन में विभिन्नता, उनमें कार्यकुशलता में अंतर इत्यादि। सन 1959 में रियासती बैंकों को स्टेट बैंक के सहायक बैंक के रूप में एकीकृत करने हेतु स्टेट बैंक सहायक बैंक अधिनियम 1959 पारित किए गए और इस अधिनियम के अधीन निम्न 8 बैंक स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक के रूप में स्थापित हुए। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद 1 अक्टूबर 1959, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर 1 जनवरी 1960, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर 1 जनवरी 1960, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र 1 मई 1960, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला 1 अप्रैल 1960, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर 1 मार्च 1960, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर 1 जनवरी 1960, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर 1 जनवरी 1960 को। सहायक बैंक के रूप में इन बैंकों का पृथक अस्तित्व बनाए रखने का एकमात्र कारण अपने अपने क्षेत्रों की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति ही था। जहां तक इन सहायक बैंकों की पूंजी का प्रश्न है, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर तथा स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर की अधिकृत पूंजी 2 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी और शेष सभी बैंकों की अधिकृत पूंजी 1 करोड़ निर्धारित की गई थी। यह संपूर्ण पूंजी 100 रुपये के अंशों में विभाजित थी और सहायक बैंकों की कुल पूंजी का कम से कम 55% भाग स्टेट बैंक द्वारा प्रदत्त होना आवश्यक है। शेष भाग निजी विनियोक्ताओं के द्वारा प्रदान किया गया और 1 जनवरी 1963 को स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर तथा स्टेट बैंक ऑफ जयपुर को एकीकृत कर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर की स्थापना की गई और इसका मुख्य कार्यालय जयपुर में ही है और इस स्थिति से सहायक बैंकों की संख्या 7 ही रह गई। स्टेट बैंक की स्थापना के उद्देश्य। स्टेट बैंक की स्थापना के उद्देश्य। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में शाखाओं का जाल बिछाना। अखिल भारतीय ग्रामीण शाख सर्वेक्षण समिति के अनुसार स्टेट बैंक की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग व्यवस्था करना था, जो कि सहकारी शाख का विकास कर सके। समिति के मतानुसार स्टेट बैंक का प्रमुख उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना था जो सदियों से उपेक्षित रहे। इस प्रकार अखिल भारतीय शाख सर्वेक्षण समिति ने भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना के 3 उद्देश्य निर्धारित किए। ग्रामीण आंचलिक क्षेत्रों में शाखाओं का विस्तार, नॉन बैंकिंग प्रदेशों को बैंकिंग प्रदेशों में परिवर्तित करना, तीसरा अविकसित अर्धविकसित क्षेत्रों में सस्ती व शीघ्रगामी धन प्रेषण की सुविधाएं प्रदान करना, चौथा सहकारी शाख संस्थाओं के विकास में सहायता पहुंचाना। धन्यवाद।